अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम गौस है और आपको पता है कि पिछली दफ़ा हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने शो पर बुलाएंगे और उनसे सवालात करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अपने एक दोस्त को पाक तुर्क ब्लॉगर में दावत दी है कि वो हमारे शो पर आए, जो कि पिछले 6-7 सालों में चेक रिपब्लिक में मुकीम है और एज ए मार्केटर काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान से जो बंदे यूरोप आना चाह रहे हैं वो किस तरह यूरोप आ सकते हैं और उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ आकर किस तरह वो जल्दी इस इन्वायरमेंट को अडोप्ट कर सकते हैं। अब हम दानिश अजीज़ी को दावत देते हैं कि वो आए। सबसे पहले आप हमें अपना तारफ़ करवा दें और उसके बाद फिर हम शो को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो शुक्रिया गौस कि आपने मुझे दावत दी अपने शो में। मैं पिछले 7 सालों से इधर चेक रिपब्लिक में रह रहा हूँ। मोर स्पेसिफिकली बर्नो में। ये चेक रिपब्लिक का दूसरा बड़ा शहर है और इधर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। चेक रिपब्लिक से मैंने मास्टर्स किया है बिजनेस मैनेजमेंट में और अभी मैं एज अ मार्केटर काम करता हूँ कुछ कंपनीज के साथ। अनिश, हमें ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान से कोई पाकिस्तानी अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो वो यहाँ किस तरह आ सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इधर आने के लिए जो तरीके हैं वो उनमें से दो मेजर तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला तो है एज अ स्टूडेंट। सबसे आसान जो तरीका इधर आने का है वो है स्टूडेंट वीज़ा पे आने का। अच्छा, दूसरा जो है वो है जी वर्क वीज़ा पे। लेकिन वर्क वीज़ा वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा है। उसके लिए आपकी इधर वाली जो कंपनी होती है उसको आपको स्पॉन्सर करना पड़ता है और मोस्टली जो कंपनीज इधर हैं वो ये इसमें पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि स्पॉन्सर वाला काम लंबा होता है और उसमें काफ़ी पैसे भी लगते हैं। इसलिए उनकी सोच ये होती है कि इधर से ही कोई बंदा मिल जाए उन्हें जो उनका जो भी जॉब है उसको फुलफ़िल कर सके। तो लिहाजा ये वाला थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन मोस्टली जो लोग आते हैं वो एज ए स्टूडेंट आते हैं। एज ए स्टूडेंट आने के लिए आपको सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने बैचलर्स के लिए आना है तो उसके लिए फिर आपको इधर यूनिवर्सिटीज़ में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर सेंड करती है डिपेंडिंग ऑन आपके जो ग्रेड्स हैं एफएससी में, मैट्रिक में या जो भी इनका क्राइटेरिया है उस पर अगर आप पूरे उतरते हैं तो फिर आपको इधर से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाती है। तो उस एक्सेप्टेंस लेटर की बेस पे आप लोग फिर चेक एम्बेसी से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका डिप्लोमा है एफएससी का वो सुपर लीगलाइज होगा चेक एम्बेसी से। और चेक एम्बेसी से सुपर लीगलाइज होने से पहले उसको आईबीसीसी से भी आपने सुपर लीगलाइज कराना है, जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं ये लोग। तो वो प्रोसेस आप करके उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे। तो दानिश, हमें ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनके लिए कौन सा तरीका आसान रहेगा? बैचलर्स के लिए आना चाहिए या मास्टर्स के लिए? कौन से कोर्स के लिए आना चाहिए आपके ख्याल से? आई थिंक मास्टर्स के लिए इधर मोस्टली लोग मास्टर्स के लिए आते हैं क्योंकि बैचलर्स का ये है कि मोस्टली एक तो स्कॉलरशिप्स इतनी नहीं है इधर बैचलर्स के लिए। तो मोस्टली जो भी आते हैं वो सेल्फ पे आते हैं। तो सेल्फ पे इधर एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि एक यूरोपियन कंट्री है, इसलिए एक्सपेंसेस वगैरह ज़्यादा हैं। लिहाजा प्रेफर तो उन लोगों को करना चाहिए जो मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स है या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है तो बैचलर्स के लिए भी आ सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ स्टूडेंट्स आ जाते हैं बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए और वो आकर अगर जॉब करना चाहें तो जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? इधर चेक रिपब्लिक में पार्ट टाइम जॉब्स तो आपको इजीली मिल सकती हैं। स्पेशली आजकल जो ये फूड डिलीवरी सर्विसेज हो गई, अच्छा ऊबर ईट्स हो गया, बोल्ट हो गया, बोल्ट फूड, इस तरह की काफ़ी सर्विसेज हैं। तो इनके थ्रू आप लोग मतलब इजीली अर्निंग कर सकते हैं। और मैंने देखा भी है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान इंडिया साइड से हैं वो अभी ये फूड डिलीवरी वाला काम कर रहे हैं। तो ऑन एवरेज आप मेरे ख्याल से पर आवर का $10 इतने कुछ आप इजीली कमा सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली इधर पर वीक आप
10 आवर्स से 30 आवर्स तक जॉब कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी स्टडी ख़त्म हो जाती है तो फिर आपको साल का ये लोग एक वीज़ा देते हैं स्पेशल टाइप का, तो उसके दौरान फिर आप फुल टाइम कोई जॉब अपने लिए निकाल के फिर उधर आप जॉब कर सकते हैं फुल टाइम। तो यहाँ चेक रिपब्लिक में आपके ख्याल से क्या लाइफ एक्सपेंसिव है, चीप है, कितने में गुजारा हो इधर जाता असल है? में ये है कि अभी ये जो वॉर और पेंडेमिक की वजह से लिविंग एक्सपेंस बाकी दुनिया की तरह इधर भी काफ़ी ऊपर चले गए हैं, लेकिन उससे पहले बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत इधर थोड़ा कम था, मतलब ये खर्चे वगैरह थोड़े कम थे। लेकिन अभी तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं। अभी नॉर्मल अगर आप कोई फ्लैट जिसमें एक बेडरूम और किचन वगैरह होता है, उसका जो एवरेज आपको अगर रेंट अगर आपको चाहिए तो पाकिस्तानी मेरे ख्याल से कोई 1.5 लाख या 1,80,000 का आपको पड़ेगा। तो दानिश हमें ये बताइएगा कि चेक रिपब्लिक का एजुकेशन सिस्टम आपको किस तरह का लगता है? यानी पाकिस्तान से अगर आप मुवाजना करें एजुकेशन सिस्टम का तो किस तरह देखते हैं? यानी आपने एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? आई थिंक चेक रिपब्लिक का एजुकेशन सिस्टम क्योंकि एक यूरोपियन कंट्री है तो स्टैंडर्ड इनका बड़ा अच्छा है। यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, बाकी टीचर्स जो हैं इधर के प्रोफेसर्स वगैरह बहुत फ्रेंडली, और मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मास्टर्स के दौरान वो तो काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं आपको स्टडी के दौरान, वो उन पे आप काम करते हो। हमारा तो ये था कि सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ग्रुप था, बाकी कोई इधर लोकल स्टूडेंट हमारे साथ थे नहीं, तो लोकल के साथ कोई ख़ास इंटरेक्शन हमारी रही नहीं। बाकी जो इंटरनेशनल हमारे स्टूडेंट्स थे वो मेक्सिको, जर्मनी, जॉर्जिया, पेरू, स्पेन, इन ममालिक से आए हुए सारे स्टूडेंट्स थे, तो ये काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और मोस्टली जो चेक यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में भी आपको काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत इनका जो आई थिंक एग्जामिनेशन सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट है। उसके अलावा आई थिंक प्रोफेसर्स वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो आई थिंक दे हैव अ बेटर सिस्टम। तो दानिश अभी हमें ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान से अगर बंदा सेल्फ पे स्टडी करना चाह रहा है, अगर कोई स्कॉलरशिप उसे नहीं मिलता, तो वो सेल्फ पे उसका कितना का खर्चा हो जाएगा आपके ख्याल से? बजट कितना रख के उसे यानी यहाँ आना पड़ेगा पाकिस्तान से? जो हमारे मेन एक्सपेंसेस होते हैं एज अ स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले तो आपके डॉर्मेट्री का होता है, जो हॉस्टल है आपका। तो अगर आप किसी एवरेज हॉस्टल में जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अगर आपको कोई जगह मिल भी जाती है तो ऑन एवरेज आपका तकरीबन 4,000 से 5,000 चेक क्राउन्स, जो हमारे पाकिस्तानी बनते हैं कितने बनते हैं, कोई 40-50 हज़ार रुपये आपका रेंट का जाएगा। और बाकी खाने शाने का भी आई थिंक अराउंड पाकिस्तानी 20-30 हज़ार कम से कम आपके उसमें चले जाएंगे। अच्छा, बाकी ट्रांसपोर्ट का कोई 5-10 हज़ार इतना चला जाएगा। तो मेरा अपना जो पर्सनली वो है, एटलीस्ट आपको पर मंथ 1,20,000 या 1.5 लाख पाकिस्तानी इधर तक आपका खर्चा जा सकता है। तो चेक रिपब्लिक का तो इस तरह का है सिचुएशन। बाकी अपने उसका ज़रा बताएं कि लग्जमबर्ग में क्या सिचुएशन है उधर लिविंग की, स्टडीज़ की। यानी लग्जमबर्ग का अमीर तरीन कंट्री है और हमारे लिए तो पहला ही है क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं। तो यहाँ जो उस लिहाज से सैलरी भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत सबसे ज़्यादा है, और जो रेंट वो भी यानी कोई 1,00,000-1.5 लाख का आपको खाली रेंट पे एक कमरा मिलेगा। बाकी जैसे जर्मनी में फ्री एजुकेशन सिस्टम है, उसी तरह लग्जमबर्ग में भी फ्री एजुकेशन सिस्टम है, और पूरे कंट्री में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, आप जहाँ से ट्राम यूज़ कर लें, ट्रेन यूज़ कर लें, बसेस यूज़ कर लें, इट्स फ्री। तो सिर्फ आपका खर्चा सिर्फ रिहाइश और खाने का है, सिर्फ रिहाइश और खाने का खर्चा, और वो ही सबसे ज़्यादा है। और पार्ट टाइम जॉब वगैरह क्या है उधर सिचुएशन? पार्ट टाइम जॉब 1.5 महीना हो गया जो मेरी पार्ट टाइम जॉब्स जो आपको मिल जाएंगी यही छोटी मोटी जॉब्स ही मिलेगी, यानी डिलीवरी जॉब्स होगी। और मतलब कोई स्टूडेंट अगर आना चाह रहा है उधर तो वो पार्ट टाइम जॉब पे उसका गुजारा चल सकता है या फिर मुश्किल है? पार्ट टाइम जॉब पे वो टू माउथ तक ही गुजारा करेगा, यानी
खाली अपना अच्छा। किचन ही चलाएगा घर वालों मतलब का, मुश्किल है। यानी बहुत ही मुश्किल हालात है यानी इधर। अगर समझ आप गया। आपके पास जॉब नहीं है तो यहाँ रहना आपका नामुमकिन है। दानिश हमें ये बताइएगा कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद नेशनैलिटी वगैरह, अगर ज़्यादातर एशियन वो तो आते ही इधर नेशनैलिटी के लिए, तो हमें इस बारे में बताइए कि नेशनैलिटी कैसे ली जा सकती है यानी। तो बेसिकली इधर का जो सिस्टम है वो ये है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो जो आपका 2 साल होता है वो 1 साल काउंट होता है इधर। और जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलता है इधर का। और परमानेंट रेजिडेंस मिलने के मज़ीद 5 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हो। तो जहन में ये आप रख लें कि लेट्स से अगर आप मास्टर्स के लिए आते हो तो 2 साल मास्टर्स के हो गए, तो वो 2 साल 1 साल काउंट होगा। अच्छा, उसके बाद जो है बाकी 9 साल आपने गुजारने हैं, तो टोटल 11 साल इधर गुजारने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हो। यानी और 10 उसके लिए साल फिर का 10 साल का बंदे जहन में रख कर रहे हैं कि भाई जी जी 5 बिल्कुल, साल 10 बाद साल पीआर मिलेगी। या फिर एक और कंडीशन है कि अगर आप शादी कर लो इधर की किसी खातून से, तो उस सूरत में फिर आप 1-2 साल के अंदर आपको नेशनलिटी मिल सकती है। यानी ये शॉर्टकट है। तो दोस्तों आज का सेशन हम इधर ख़त्म करते हैं, और हम दानिश अजीज़ी को जो कि हमारे प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अगले सेशन में हम आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह किस तरह आप फंड कर सकते हैं, पाकिस्तान से अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, और किन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें तो अच्छा आपके लिए अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो दोस्तों सी यू नेक्स्ट टाइम।